First of all, I greet you all in this new video of पाठक इंग्लिश पाठशाला। सबसे पहले मैं सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं इस नए वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ वॉइस पार्ट 4 के साथ आज हम लोग उपस्थित हैं। आज आप लोग को सीखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यस नो क्वेश्चन। एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में कैसे बदला जाता है, इसे हम लोग सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। व्हाइट बोर्ड पर देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो यस नो टाइप क्वेश्चंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसका एक्टिव स्ट्रक्चर होता है डू और डज। डू और डज जो कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त होती है। डू डज आर हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है। उसके बाद क्रिया का पहला रूप वर्ब वन। इसके बाद ये वर्ब वन जो होता है वह मेन वर्ब होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि मेन वर्ब के 3 सब टाइप होते हैं, 3 सब काइंड होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब और डिट्रांजिटिव वर्ब। उस क्रम में हम लोगों ने सीखा था कि ट्रांजिटिविटी ऑफ मेन वर्ब इज इसेंशियल फॉर चेंजिंग द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो यहां हमें ध्यान रखना है कि यस नो टाइप क्वेश्चंस में भी जो हमारी मेन वर्ब है V1 फॉर्म जो लिखी जाती है वह ट्रांजिटिव होनी चाहिए, सकर्मक होनी चाहिए। अगर यस नो टाइप क्वेश्चन में भी अगर ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है, इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग हुआ है, तो वैसे वाक्य का हम लोग पैसिव वॉइस में बदलाव नहीं करते। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जो होता है वह आवश्यक होता है यस नो टाइप क्वेश्चंस में। यस नो टाइप क्वेश्चंस में वाक्य का अंत मार्क ऑफ इंट्रोगेशन से होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह से होता है। जब इसे हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हमारी क्रिया इज एम आर प्रयुक्त होती है, जो कि हेल्पिंग वर्ब होती है ऑफ पैसिव वॉइस। इज एम आर का प्रयोग पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने यह ध्यान दिया था कि इज एम आर जो है वह वर्ब बी क्रिया का रूप है। वर्ब बी क्रिया के प्रेजेंट फॉर्म में इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। इसका पास्ट फॉर्म में वाज वेयर होता है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होता है वह बीन होता है। बी क्रिया का ही इज एम आर यह प्रेजेंट फॉर्म होता है जिसका प्रयोग हम लोग पैसिव वॉइस में करते हैं। मैं एक बात याद दिला दूं, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो मेन वर्ब होती है उसके 3 काइंड्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और डिट्रांजिटिव वर्ब। बाकी ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब which states an action affecting a noun or pronoun other than its doer. Let us see an example of transitive verb.
ट्रांजिटिव वर्ब का एक एग्जांपल लेते हैं। ही ईट्स ए मैंगो। ही ईट्स ए मैंगो, वह एक आम खाता है। यहाँ ईट्स जो है वह ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी वाक्य को अगर हम लोग को इंट्रोगेटिव में देखना होगा तो हम इसको लिखते हैं डज ही ईट ए मैंगो। अब दूसरी जो क्रिया होती है मेन वर्ब की, वह होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब is a verb which states an action but it does not affect any noun or pronoun other than its doer. It is a verb which states an action but does not affect a noun or pronoun other than its doer. जो डूअर को छोड़ करके किसी अन्य नाउन प्रोनाउन को अफेक्ट नहीं करती है, वह क्रिया और कर्मक क्रिया कहलाती है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। इंट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब का हम लोग एग्जांपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखें तो हमारा जो सेंटेंस होगा, जैसे डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं। यहां पर में फ्लाई जो शब्द का प्रयोग किया गया है, यह एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और कर्मक क्रिया है। अब एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अगर ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया में अगर क्या और किसे लगाकर प्रश्न करते हैं, अगर उस क्रिया के पहले क्या लगाकर और या किसे लगाकर प्रश्न करते हैं, अगर उसका जवाब मिल जाता है तो वह ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे कि डज ही ईट ए मैंगो, क्या वह एक आम खाता है। क्या वह क्या खाता है? मैंगो। यहां पर जवाब मिल जा रहा है मैंगो को, जो कि मैंगो क्या हो गया, वह ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन इस वाक्य में डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इस वाक्य में क्या किसे का जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए यहां पर क्रिया फ्लाई जो है वह इंट्रांजिटिव वर्ब है, आईटीवी है। तीसरी जो क्रिया मेन वर्ब की होती है वह होती है डिट्रांजिटिव वर्ब। इट इज ए वर्ब व्हिच स्टेट्स एन एक्शन अफेक्टिंग टू नाउन्स और प्रोनाउन अदर देन इट्स डूअर। यह ऐसी क्रिया है जो दो नाउन या प्रोनाउन को अफेक्ट करती है। एक्शन बताने के साथ साथ दो नाउन या प्रोनाउन को अफेक्ट करती है। जैसे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, डू दे टीच अस ग्रामर। डू दे टीच अस ग्रामर, क्या वे लोग हमें ग्रामर पढ़ाते हैं। क्या हम लोग ग्रामर पढ़ाते हैं। अब यहां पर ध्यान रखना है कि जो टीच जो क्रिया है वह डिट्रांजिटिव है, जिसे हम लोग द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। क्योंकि किसे पढ़ाता है तो अस, यहां पर अस जो है वह किसे का उत्तर मिल रहा है और क्या पढ़ाता है तो ग्रामर पढ़ाता है। यहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं, अस और ग्रामर। अब एक बात और हमें याद दिला दूं आप लोगों को कि अस जो है उसे वह पर्सनल ऑब्जेक्ट है, इसे हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और ग्रामर जो है उसे हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसे हम आईडीओ कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है इज यूजुअली द नेम ऑफ ए पर्सन, वो
यह तो पर्सन के रूप में प्रयुक्त होता है, जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वह किसी चीज के संबंधित होता है। तो यहां हमें यह ध्यान रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, डिट्रांजिटिव वर्ब, इन तीनों क्रियाओं का प्रयोग हम लोग मेन वर्ब के रूप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। अब हमें यह ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में हम लोग इसको जब बदलेंगे तो उस क्रिया को हम लोग किस तरह से बदलते हैं। तो जैसे अब कुछ वाक्य लेते हैं जो मिसलेनियस वाक्य होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, उसमें ट्रांजिटिव वर्ब भी होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब भी होगी और डिट्रांजिटिव वर्ब भी होगी। तो लेट अस सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, these are some examples based on yes no type question on present indefinite tense। present indefinite tense का yes no type के questions। अब देखते हैं, पहला हमारा वाक्य है डज ही प्ले टेनिस। सेकेंड सेंटेंस लेते हैं, do they write beautifully। तीसरा जो वाक्य है does she give me मिल्क। डज सी गिव मी मिल्क। ये तीन वाक्य हैं। यहां ध्यान रखेंगे कि डज ही प्ले टेनिस है, यहां पर प्ले जो है वह ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुई है। क्या वह खेलता है? तो टेनिस खेलता है। डू दे राइट ब्यूटीफुली, यहां पर राइट जो है वह आईटी भी है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। और यह तीसरा जो वाक्य है डज सी गिव मी मिल्क, इसमें गिव जो है वह डीटीवी है, इसे हम डिट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है और मिल्क भी ऑब्जेक्ट है। जैसा कि मैंने अभी आप बताया कि मी क्या है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मिल्क जो है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो पैसिव वॉइस में बदलते समय सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, सहायक क्रिया लिखनी होती है। जैसा कि स्ट्रक्चर में हम लोग पहले सेंटेंस पैटर्न को समझ लिए हैं कि सबसे पहले हमें इज एमआर का प्रयोग करना है। तो यहां ध्यान रखेंगे, यहां पर टेनिस जो है वह क्या है? ऑब्जेक्ट है। टेनिस जो है वह ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम टेनिस के अनुसार हमारी क्रिया हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज। इज टेनिस, पहला सेंटेंस का पैसिव वॉइस होगा इज टेनिस प्लेड बाई हिम। इज टेनिस प्लेड बाई हिम। अब देखो दूसरा वाक्य देखिए, डू दे राइट ब्यूटीफुली। इस वाक्य में क्या वे लोग सुंदर ढंग से सुंदरता के साथ लिखते हैं? क्या लिखते हैं ये मालूम नहीं है। इसमें राइट के पहले अगर हम क्या लगाकर प्रश्न करते हैं या किसे लगाकर प्रश्न करते हैं, इसका जवाब नहीं मिल रहा है।
यानी कि यह इंट्रांजिटिव वर्ब है। और जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव वॉइस, यानी ऐसे वाक्य का जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग हुआ हो, इसका हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। ये इसका प्रयोग हम लोग नो पैसिव वॉइस, इसका दूसरा का वॉइस हम लोग नहीं बना पाएंगे। तीसरा जो वाक्य है, डज शी गिव मी मिल्क, इस वाक्य में डिट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग किया गया है, द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। ऐसे वाक्य को हम लोग पैसिव वॉइस में दो तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल्क भी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीट भी है। यानी हम लोग इसको दो तरीके से बना सकते हैं। अगर हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो इस तरह से बनेगा, एम आई गिवेन मिल्क बाई हर, एम आई गिवेन मिल्क बाई हर। या इसको हम लोग दूसरी तरीके से जब बनाएंगे, अगर मिल्क को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे, इज मिल्क गिवेन टू मी, इसके बाद बाई लगाएंगे और बाई हर। यहां पर बाई क्या है, हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि बाई यह एक प्रीपोजिशन है। यहां पर बाई जो है प्रीपोजिशन है। तो इस तरह से हम लोग एम आई गिवन मिल्क बाय हर, यह पैसिव वॉइस हो जाएगा डज शी गिव मी मिल्क का। या अगर हम लोग मिल्क को ऑब्जेक्ट बना करके लिखेंगे तो इज मिल्क गिवन टू मी बाई हर। ठीक उसी तरह से ये जो यस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इसमें पॉजिटिव सेंटेंस भी होता है और निगेटिव सेंटेंस भी होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस भी होता है और नकारात्मक वाक्य भी होता है, सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है। तो अगर नकारात्मक वाक्य होता है तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वह थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा अलग होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। यस नो टाइप का सेंटेंस का नकारात्मक वाक्य, इसमें हम लोग हमारा जो एक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले हम लोग डू और डज लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद नॉट लिखा जाता है, गिवन लिख करके ऑब्जेक्ट लिख करके क्वेश्चन मार्क। पैसिव जब वाक्य बनाते हैं तो पैसिव वाक्य में सबसे पहले हमें इज एम आर को लिखना होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव केस, उसके बाद नॉट लिखते हैं, उसके बाद V3 लिखते हैं, उसके बाद बाई लिखते हैं, सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस लिख करके हमें वाक्य का अंत क्वेश्चन मार्क से करना होता है। यानी अफर्मेटिव जो सेंटेंस यस नो टाइप में क्वेश्चन में होते हैं और नेगेटिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। यानी सब्जेक्ट के बाद यहां पर निगेटिव के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है, चाहे वह एक्टिव वॉइस में हो या पैसिव वॉइस में हो। एक्टिव वॉइस में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव केस के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। अब ऐसे वाक्य जो यस नो टाइप क्वेश्चन होने के साथ साथ निगेटिव यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं,
तो उसका परिवर्तन हम लोग इसी स्ट्रक्चर के अनुसार करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं जो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है, निगेटिव यस नो क्वेश्चन होता है। जैसे वाक्य देखते हैं, डू यू नॉट टेक टी। यहां पर डू यू नॉट टेक टी, इस वाक्य को हम लोग जब बनाते हैं तो इसको हम लोग सबसे पहले हम टी के अनुसार क्रिया हमारी हो जाएगी, इज टी नॉट टेकन बाई यू, इज टी नॉट टेकन बाई यू। तो इस तरह से हम लोगों ने आज समझा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो पॉजिटिव स्टेटमेंट और निगेटिव स्टेटमेंट, यानी निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन किस तरह से करते हैं। आशा है आप लोगों को ये रूल्स अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगले वीडियो में जो इस सीक्वेंस का 5वां भाग होगा, पार्ट 5 होगा, उसमें हम लोग WH फैमिली से संबंधित वाक्यों को, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो WH क्वेश्चन होगा, चाहे वह पॉजिटिव WH क्वेश्चन हो या निगेटिव WH क्वेश्चन हो, उसके एक्टिव सेंटेंस को हम पैसिव में कैसे बदलते हैं, इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अगर कोई प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा, प्रश्न में समझने में कोई दिक्कत हो रही होगी, तो कमेंट में जरूर अपना मंतव्य देंगे। और तब तक के लिए नए वीडियो के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे जो WH क्वेश्चन बेस्ड होगा। थैंक्स। Important points to remember. Only a transitive verb has a passive form. An intransitive verb may have passive form in case of a cognate object placed after it. We do not use vague or indefinite or unimportant subject as agent in passive voice.